हेलो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी आवेशित चालक की सतह पर अभिलंबवत बाहर की ओर बल और दाब का मान क्या होता है। हमने पढ़ा था बच्चों कि इकाई क्षेत्रफल पर अभिलंबवत बाहर की ओर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, दाब, इलेक्ट्रिक प्रेशर। और दाब का फॉर्मूला हमने पढ़ा था PE = सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा है आपका चालक पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टर। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, अर्थात चालक की सतह के निकट विद्युत क्षेत्र। तो ये तो था दाब। और बल का फॉर्मूला क्या होगा? F क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और क्या कर देंगे dA या ds और पूरे सरफेस पर इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो ये क्या होगा? बल। तो ये तो हमने कल पढ़ा था कि किसी भी आवेशित चालक की सतह पर अभिलंबवत बाहर की ओर लगने वाला बल और जो दाब है उसकी वैल्यू क्या होगी। और ये क्यों लगता है? क्योंकि ये आवेश एक दूसरे को परस्पर प्रतिकर्षित करता है और ये एक दूसरे से दूर हटना चाहता है। इसलिए क्या होगा कि ये आपका चालक क्या होगा? बड़ा होना चाहता है। इसी वजह से यदि किसी बूंद को या बुलबुले को आवेशित कर देते हैं तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। चाहे पॉजिटिव चार्ज करो चाहे नेगेटिव, कन्फ्यूज नहीं होना है। चार्ज नेगेटिव भी रिपेल होगा और पॉजिटिव भी रिपेल होगा। तो जनरली क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि किसी साबुन के बुलबुले को या द्रव की बूंद को आवेशित कर दिया जाता है तो बूंद के आकार में क्या होगा? बूंद के आकार में वृद्धि होगी। किसके कारण? कि अभिलंबवत जो बाहर की ओर बल लग रहा है उसके कारण क्या होगी? उसमें वृद्धि होगी। तो ये तो हो गया फोर्स। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि ये जो चालक जिस पर आवेश दिखा रखा है इसके बाहर तो विद्युत क्षेत्र क्या है? E बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर उस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है? E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पर? आउटसाइड में, इसके निकट। और अंदर कितना है? E = 0। अब आप थोड़ा सा फील करिए कि यदि इस चालक को हम कल्पना करें, इसको कंप्रेशन करें, इसको दबाएं, तो हमें इस फोर्स के विरुद्ध में वर्क करना पड़ेगा। यदि इस चालक को हम कंप्रेशन करते और माना इसकी त्रिज्या में कितनी कमी कर दें? dr कमी कर दें और अंदर जो छोटा गोला दिखा रखा है उस गोले के बराबर कर दें, तो जो आपका ये जो रिंग सी बन रही है इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। तो हमने जो काम किया है वो क्या होगा? वो जो ये क्षेत्र है, ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये इस क्षेत्र में आपका क्या होगा? विद्युत क्षेत्र स्थापित करने में काम आ जाएगा। और वो क्या होगा? ये जो लाइन द्वारा ये जो छायांकित मैंने कर दिया है इसमें क्या होगा? विद्युत ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा क्या है? यहाँ पर विद्युत ऊर्जा क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र को स्थापित करने में बाह्य एजेंसी या एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इकाई आयतन में जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी। तो हमारा मकसद क्या है? विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, जिसे क्या कहेंगे? ऊर्जा घनत्व u से डिनोट करेंगे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। तो माना क्या है? माना r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। क्या ये? स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ पर आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। अतः इस गोलीय चालक के अनुपात dA पर बाहर की ओर
अभिलंबवत लगने वाला बल, कल जो हमने पढ़ा था क्या होगा, डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए, एवं संपूर्ण पृष्ठ पर बाहर की ओर लगने वाला बल, वो क्या हो जाएगा पूरे पृष्ठ पर, F इज इक्वल टू समाकलन सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए, ये क्या हो गया S। चूंकि सिग्मा आपका क्या है, कांस्टेंट है, गोलीय चालक है, यदि हम गोलीय चालक लेंगे सिग्मा क्या है, कांस्टेंट, तो देखो F और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया सरफेस डी ए। अब डी ए क्या है, आपका गोलाकार चालक है और इसकी त्रिज्या कितनी है r, तो क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और डी ए का मान क्या होगा, चलो इसको भी हम स्मॉल r से नोट कर लेते हैं, r और ये भी स्मॉल r, तो बोलो क्या हो जाएगा आपकी, ये हो जाएगा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो ये तो आपका किसका मान आ गया, फोर्स का। तो गोलीय चालक पर अभिलंबवत बाहर की ओर लगने वाला बल का मान क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इकाई क्षेत्रफल पर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया आपका अभिलंबवत फोर्स की वैल्यू आ गई। तो देखिए आपका अभिलंब गोलीय चालक पर अभिलंबवत बाहर की ओर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या आई, F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। अब हम इस फोर्स के विरुद्ध, इसके अपोजिट, इसको क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, दबाते हैं। गोलीय चालक को इस बल के विरुद्ध dr त्रिज्या से संपीड़ित करने में किया गया कार्य और कार्य इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बोलो आपका कार्य dw इज इक्वल टू हो जाएगा F डॉट dr, ठीक। और आपका या क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि आपका फोर्स देखिए, फोर्स इसके अगेंस्ट इधर लगेगा और r एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू F dr cos 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, तो dw इज इक्वल टू F dr, ठीक। ये इसके बराबर फोर्स हम लगाएंगे, इस फोर्स के द्वारा कार्य नहीं होगा, इस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स के द्वारा कार्य होगा, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू इस फोर्स के बराबर होगी। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है हम यहीं से रख सकते हैं, तो बताओ कितना वर्ग हुआ, dw इज इक्वल टू बोलो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर और क्या हो गया dr। अब आपका ये जो आपका वॉल्यूम है, नॉट इज एरिया, ये आपको चित्र में देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई दो सर्किल हो, कि बच्चों ये सर्कल नहीं है, ये आपके स्फीयर है, गोले हैं। आप कल्पना करो कि आपका ये फुटबॉल और अंदर का ब्लेडर और ब्लेड की हवा निकाल दे, तो दोनों के बीच में जो वॉल्यूम होगा, समझ में आ गया, तो ये सर्कल नहीं है, ये क्या है आपके स्फीयर है, गोले हैं। तो एक बड़ा गोला और ये दूसरा जो गोला है वो छोटा गोला, तो दोनों गोलों के बीच में क्षेत्रफल नहीं होगा, क्या होगा आयतन, वॉल्यूम, और आयतन का मान क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr, क्योंकि आपका ये जो dr है एरिया बहुत कम है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक इसका जो सरफेस पूरा का पूरा एरिया है वो 4 पाई स्क्वायर माना जा सकता है। यहाँ 4 पाई r स्क्वायर dr इक्वल होगा dv बराबर गोले के संपीड़ित करने पर गोले के आयतन में कमी या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, यही होगी।
क्योंकि पहले विद्युत क्षेत्र आपका जो ये बाहर वाला गोला था इसके बाहर बाहर था। अब जो आपका ये जो एरिया ये इसमें भी विद्युत क्षेत्र आ गया है, क्योंकि अब आपका गोला ये छोटा वाला गोला हो गया। तो ये जो आपका वॉल्यूम है ये गोले के काम हो गया बाहर, तो इसमें भी क्या हो गया विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि कितनी होगी dV, तो बोलो dW इक्वल टू हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया dV। ये क्या हो गया, ये जो हमारे आयतन है इसमें हमने जो विद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया उसमें किया गया कार्य है, इसकी वैल्यू है। तो देखो बच्चों ये जो आपका dV वॉल्यूम है इसमें विद्युत क्षेत्र को स्थापित करने में किया गया कार्य है, अर्थात इस आयतन में संचित ऊर्जा वो क्या होगी dW। अतः संपूर्ण आयतन की विद्युत ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो भी कहें उसको कहेंगे U, वो किसके बराबर होगी W के, और वो कितनी हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV। इसका आयतन समाकलन एवं एकांक आयतन यूनिट वॉल्यूम की एकांक आयतन की विद्युत ऊर्जा जो हमारा टॉपिक था, एकांक आयतन की विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी वो क्या होगी उसको लिखते हैं स्मॉल u से, E मीन्स इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया dW अपॉन dV। ये dV वॉल्यूम की है तो यूनिट की क्या होगी dW अपॉन dV, तो UE इक्वल हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का। अब एक चीज और आपको याद होगी, देखो आपका प्रेशर का फॉर्मूला विद्युत दाब का फॉर्मूला भी वही है वो, और आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी यही है। इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो बताइए इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, और वो है क्या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, where E is the electric field and sigma is the electric charge density on क्या होगा कंडक्टर के सरफेस पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपका साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ऑफ बबल। हम 11th क्लास में चलते हैं, आपने चैप्टर पढ़ा था सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, कि किसी भी द्रव का जो मुक्त पृष्ठ है फ्री सरफेस है वो तनी हुई रबर की झिल्ली की भांति कार्य करता है, और वो अपने पृष्ठ को न्यूनतम करना चाहता है। वो अपना जो फ्री सरफेस है उसको क्या करना चाहता है मिनिमम। तो यदि बूंद है तो उस पर इस सरफेस टेंशन के कारण अंदर की ओर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है 2T/R, और जो सॉफ्ट बबल्स है या साबुन का बुलबुला है उसमें दो फ्री सरफेस होते हैं, एक बाहर और एक अंदर, इसलिए उसमें जो अंदर की ओर जो प्रेशर लगता है वो कितना अधिक हो जाता है डबल 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 40/R। इसलिए बाहर जो दाब है वो है वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर, और अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कितना जाता है कितना अधिक हो जाता है 4T/R। ये 4T/R किसके कारण है, ये बुलबुला क्या है सिकुड़ना चाह रहा है, इस पर आपका अंदर की ओर ये मानो यूं आपका दाब लग रहा है, किसके कारण पृष्ठ तनाव के कारण। ये जो दाब है ये इस पृष्ठ तनाव के कारण लग रहा है। इस कारण बुलबुले के अंदर की वायु का दाब बाहर की वायु के दाब से कितना अधिक होता है 4T/R, तभी बुलबुला बैलेंस में। देखिए बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर, और यह कौन सा आपका ये पृष्ठ तनाव कारण 4T/R दबाव लग रहा है, इस कारण अंदर की वायु का दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर से इतना अधिक होता है जिसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर या दाब अधिक। तो यदि साबुन के बुलबुले
की त्रिज्या r एवं इसके या साबुन के घोल का या साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T हो, तब बुलबुले के अंदर की वायु का दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब से कितना अधिक होता है? 4T/R होता है, जिसे बुलबुले का दाब अधिक कहते हैं। बुलबुले का दाब अधिक या एक्सेस प्रेशर P एक्सेस कहते हैं। तो साबुन के बुलबुले में के अंदर वायु का दाब बाहर की वायु के दाब से कितना अधिक होता है? बोलो 4T/R। एक क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सोचिए, इस बुलबुले को मैं आवेशित कर दूं, तो बुलबुले को आवेशित कर दूं तो बाहर की ओर एक दाब कितना लगेगा? बाहर की ओर कितना दाब लगेगा? σ²/2ε0। तो बताइए इस दाब में कमी आएगी नहीं आएगी? 4T/R में से कितना कम हो जाएगा? σ²/2ε0। यदि बुलबुले को आवेशित कर दें तो आवेश कर दें एवं इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो P एक्सेस कितना हो जाएगा? 4T/R। बुलबुले के अंदर की वायु का दाब बाहर की वायु के दाब से 4T/R पहले अधिक था, लेकिन आवेशित करने से बुलबुला फैलेगा तो अंदर की हवा का दाब घटेगा, और कितना घटेगा? वो घट जाएगा -σ²/2ε0। ये कंडीशन कब आएगी? जब बुलबुला आपका क्या होगा? आवेशित। तो देखिए बच्चों, आवेशित साबुन के बुलबुले के अंदर जो वायु है उसका दाब अब कितना अधिक है? बाहर की वायु के दाब से 4T/R -σ²/2ε0। अब सोचिए, मैं बुलबुले को आवेश देता जा रहा हूं तो उस कंडीशन में आपका σ²/2ε0 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि सिग्मा बढ़ रहा है। तो बोलो, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि 4T/R की वैल्यू σ²/2ε0 के बराबर हो जाएगी। उस स्थिति में अंदर की हवा का दाब और बाहर की हवा का दाब बिल्कुल बराबर हो जाएगा, और इस कंडीशन में बुलबुला संतुलन में कहलाएगा। जब बुलबुले के अंदर की वायु का दाब बाहर की वायु के दाब के बराबर हो तो बुलबुला संतुलन में कहलाएगा, और इसके जस्ट बाद बुलबुला फूटेगा। बुलबुला उस टाइम में क्या होगा? फट जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा ही दाब बढ़ते ही बुलबुला क्या होगा? टूट जाएगा। अतः देखो, यदि बुलबुला संतुलन में हो तब आपका दाब अधिक क्यों? संतुलन का मतलब कोई दाब अधिक नहीं होना चाहिए, अंदर और दाब बराबर। P एक्सेस का मतलब होता है अंदर दाब कितना अधिक है। अब मैं कह रहा हूं संतुलन में, तो अंदर और बाहर दाब बराबर है, इसका मतलब दाब अधिक या एक्सेस प्रेशर क्या है? 0। तो क्या हो जाएगा? P एक्सेस = 0 या 4T/R -σ²/2ε0 0 या 4T/R σ²/2ε0। ये क्या है? साबुन के बुलबुले के संतुलन में होने की शर्त है। ठीक, तो इससे बोलो आपका σ² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 नहीं, ये हो जाएगा σ² हो जाएगा 8T/0 8ε0T/R। तो सिग्मा √8ε0T/R का रूट। ये क्या हो गया?
संतुलित आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठावेश घनत्व। और आर की वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो आर की वैल्यू हो जाएगी 8 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये है आपके आवेशित साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। तो आपको तो ये फॉर्मूला, ये कंडीशन याद रखनी है, उससे जो भी चीज निकलवाए वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके आवेशित साबुन के बुलबुले की त्रिज्या है, ये उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये आपके बैलेंस की कंडीशन है। तो ये आपको फॉर्मूले का कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से हम इसे ध्यान में रख लेंगे। और यदि आवेशित साबुन के बुलबुले की बजाय आपकी बूंद की बात करें तो ध्यान रखना है, या 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2t अपॉन r। हर जगह 4 जहाँ है वहाँ 2 आ जाएगा, तो वो आवेशित द्रव की बूंद का संतुलन हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपका जो चैप्टर 2 है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका समाप्त हो गया यहाँ तक। इसलिए प्लीज एक बार आप सभी टॉपिकों को रिवाइज करें। क्या पढ़ा था इसमें, देखो सबसे पहले हमने विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, उसके बाद हमने आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या संतत आवेश वितरण पढ़ा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, इनको पढ़ा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज गॉस लॉ पढ़ी, फिर गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी, रेखीय आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, आपके अनंत आकार की समरूप आवेशित अचालक पर्त चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले निकाले। उसके बाद स्फेरिकल सेल या गोलीय कोष, चालक गोला, अचालक गोला, उनके कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाले। और उसके बाद हमने कल क्या निकाला था, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत बल और दाब, उसका फॉर्मूला निकाला। आज क्या पढ़ा, आवेशित जो आपका विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व पढ़ा, और आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन पढ़ा। तो ब्रीफली मैंने बता दिया है, कल सभी फॉर्मूलों को मैं रिवाइज करवाऊंगा और इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले और दूसरे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और इसको बार बार रिवाइज करें। थैंक यू।